राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ दोस्तों। फिर से मैं आपको पेपर 1 के कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ। आपको पता है 18 तारीख को आपका पेपर है, तो तैयारी शुरू कर दीजिए और देरी बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है, तो आपका 18 तारीख को पेपर है और हमें करना क्या है, हमें इस बार जो है तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। मुश्किल से 1 महीने में भी आपके दिन कम बचे हैं। पेपर 1 बहुत अच्छा कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको ओवरऑल नंबर लाने होते हैं, अगर आपका पेपर 1 बहुत अच्छा होता है तो पेपर 2 का आपका लोड ख़त्म हो जाता है। और पेपर 1 ऐसा है जिसमें आप अच्छा कर सकते हो। तो अभी तक अगर आपने अपनी तैयारी शुरू नहीं की है या PYQ लगाना शुरू नहीं किए हैं तो वीडियो को ज़रूर देखें और एंड तक देखें, ताकि आप उससे लाभ उठा सकें। तो आपको पता है, जैसे कि आपके तालिका के 5 प्रश्न आते हैं, गद्यांश के 5 प्रश्न आते हैं, कंप्यूटर के 5 प्रश्न आते हैं। और तो यहाँ पे सबसे पहले जो है आपका गद्यांश दिया हुआ है, इससे 5 प्रश्न आपके होंगे। किसी भी गद्यांश को जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसके 1-2 प्रश्न पढ़ लेते हैं। जैसे भारत की संस्कृति कूटनीति केंद्रित है किस पर। अब प्रश्न नंबर 2, भारत एवं दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य सामान्य सूत्र बंधन है। तो प्रश्न नंबर 3, ठीक है। तो आपको इनमें से क्या करना है, पहले गद्यांश पढ़ना है बड़े आराम से, और ये प्रश्न जो आपने पहले पढ़ लिए तो इनको ध्यान में रख के गद्यांश पढ़ना है। भारत संगीत, नृत्य, नाटक, लोक परंपराओं, गीत, निष्पादन कला, उपासना पद्धति, चित्रकला और आलेखन के विश्व के सबसे बड़े भंडारों में से एक है, जिसमें समेकित रूप से अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में जाना जाता है। सभी जगह के लोगों के लिए भारत की सांस्कृतिक विरासत प्रेरणा का स्रोत है। भारत की सदियों पुरानी दक्षिण पूर्व एशिया के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों क्षेत्रों की जनता के पारस्परिक संबंधों को प्रेरित करता है। ठीक है, तो अब हम इसमें पहला प्रश्न, भारत की सांस्कृतिक कूटनीति केंद्रित है किस पर। रामायण, बहुस्तरीय आबंध, व्यापार संबंधन और वैयक्तिक संपर्क। तो नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो आपका किसमें, व्यापार संबंधन और वैयक्तिक संपर्क जो है इन पर केंद्रित है, तो आपका डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत एवं दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य सामान्य सूत्र बंधन है। बौद्ध मत, योग, क्रिकेट, रामायण, संस्कृत। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल ए बी सी और डी, केवल ए और डी, केवल ए बी और ई। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है, सी है, केवल ए और डी। सी आपका एकदम सही उत्तर है, केवल ए और डी, बौद्ध मत और रामायण। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कौन निम्नलिखित में से कौन भारत की मृदु शक्ति स्थिति को प्रदर्शित नहीं करता है। डिजिटल इंडिया, कुशल भारत, व्यापार संवर्धन, योग, कूटनीति। तो बी आपका सही उत्तर है, बी आपका हो जाएगा, कुशल भारत जो है वो आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों का सांस्कृतिक आदान प्रदान किन किन क्षेत्रों में है। ए पुरातत्व, बी लोक साहित्य, सी पर्यटन, डी योग और ई शिक्षा। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल ए सी डी और ई, केवल ए बी सी और ई, केवल ए बी और ई, केवल बी सी डी और ई। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है, ए आपका हो जाएगा, केवल ए सी डी और ई। गद्यांश का मुख्य कथ्य है, भारत का महाशक्ति के रूप में अभ्युदय, अन्य देशों के साथ शांति और सौहार्दपूर्ण संबंधों हेतु संस्कृति की भूमिका, भारत की सांस्कृतिक श्रेष्ठता, भारत का ब्रिक्स देशों के साथ संबंध। तो बी आपका सही है, बी है, अन्य देशों के साथ शांति और सौहार्दपूर्ण संबंध हेतु संस्कृति की भूमिका। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नांकित तालिका को ध्यान से देखें। अब इसमें आपकी तालिका है जो 5 प्रश्न है, जिसमें एक विक्रेता द्वारा जुलाई 2019 से दिसंबर 2019 तक बेचे गए निजी संगणकों के वितरण की प्रतिशतता तथा HP और डेल कंपनियों के समान अवधि में विक्रय निजी संगणकों के बीच का अनुपात दर्शाया गया है। इस अवधि में बिक्री सभी निजी संगठनों की कुल संख्या 45,000 है। तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। चलिए सबसे पहले हम तालिका देखते हैं और प्रश्न में जिस बारे में पूछा जाएगा तालिका में से हम उसी को देखेंगे। मार्च, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, सितंबर, नवंबर, दिसंबर।
वितरण की परसेंट और एचपी और डेल की प्रतिशतता, यहाँ रेशियो दिया हुआ है। चलिए, डेल कंपनी ने के द्वारा जुलाई और दिसंबर में बेचे गए निजी संगठनों की संख्या का अनुपात क्या है? डेल कंपनी दिसंबर और जुलाई, तो इन 2 महीनों को हम देखेंगे। ठीक है, निजी संगठनों का बेचे गए की प्रतिशतता पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या अनुपात बताना है। तो पहले हम क्या करेंगे, कुल संगठक आपके 45,000 हैं, तो जुलाई में बेचे गए संगठक हो गए 17%। 17/100 इंटू 45,000, तो 7650 रुपये हो गए। 8:7। और डेल संगठकों का अनुपात 7, तो ये आपका निकल के आ गया 16%। अब हमने देखा तो 7:9 हो गया, तो अनुपात योग 7 + 16, डेल का अनुपात 9, तो ये आपका निकल के आ गया 3750 अनुपात 4050, तो 119 अनुपात 135। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर नवंबर में एचपी कंपनी के 35% निजी संगणक छूट पर बेचे गए, तो उस महीने में एचपी कंपनी में कितने निजी संगणक बिना छूट के बेचे गए? 882, 1635, 1638, 885। दोस्तों यहाँ मैं लिख नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं आपको सॉल्व नहीं करा पाता हूँ, तो आप थोड़ा इसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, कुल संगठक 45,000, नवंबर में बिके कुल संगठक 45,000 इंटू 12/100 इक्वल टू 5400। नवंबर में एचपी के बिके संगठक 5400 इंटू 7/15 इक्वल टू 2520। छूट के साथ बिके संगठक 2520 इंटू 35/500 882, तो आपका 1638 जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले पर, अगर अक्टूबर के दरमियान डेल कंपनी के विक्रेता ने प्रत्येक निजी संगठक पर 433 रुपये का लाभ प्राप्त किया, तो उस महीने में विक्रेता को कितना लाभ मिला? 6,49,900, 6,45,900, 6,49,400, 6,49,500। तो डी आपका सही है, 6,49,900। यहाँ पे इन्होंने देखिए सॉल्व किया है, एक को 433, तो 1500 का गुणा कर दिए 433 में, क्योंकि उन्होंने 1500 बेचे थे, 1500 गुणा कर दिए, तो 6,49,500। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जुलाई के महीने में एचपी कंपनी के द्वारा बेचे गए निजी संगठनों की संख्या दिसंबर के महीने में एचपी कंपनी के द्वारा बेचे गए निजी संगठकों की संख्या का कितना प्रतिशत है? 110%, 140%, 150%, 130%। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है, डी आपका होगा 130%। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगस्त एवं सितंबर दोनों महीने में डेल कंपनी के द्वारा बेचे गए कुल निजी संगठकों की संख्या क्या है? 10,000, 15,000, 10,500, 9,500। तो ये आपका उत्तर है 10,000, एकदम सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शिक्षण के किस स्तर पर आलोचनात्मक चिंतन के उन्नयन को सबसे समझा जाता है? स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, विमर्शी चिंतन स्तर, स्वायत्त विकास स्तर। तो सी जो है वो आपका सही है, सी है विमर्शी चिंतन स्तर। निम्नलिखित विशिष्टताओं में से कौन सा व्यवहार प्रभावी शिक्षक का प्रयुक्त गुण है? ए संरचना, बी शिक्षक कार्य पूर्वाभिमुखीकरण, सी अनुदेश विविधता, डी पाठ स्पष्टता, ई पूछताछ। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ए है केवल ए, बी और सी, केवल ए, सी और डी, केवल बी, सी और डी, केवल सी, डी और डी। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है, सी है केवल बी, सी और डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो आपकी मैचिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुख्य बन जाती है, क्योंकि मैचिंग आपको नंबर दिलवा सकती है और आपके नंबर खराब भी करा सकती है। तो मूल्यांकन पद्धति और चारित्रिक लक्षण को मिलान करना है। निर्माणात्मक मूल्यांकन, संकलात्मक मूल्यांकन, निष्कर्ष संदर्भित मूल्यांकन, मानक संदर्भित मूल्यांकन। तो यहाँ आपके कोड दिए होते हैं, तो यहाँ पे बी जो है वो आपका सही है, 3, 4, 2, 1। निर्माणात्मक मूल्यांकन प्रथमत अधिगम की अभिप्रेरणा एवं अनुश्रवण के उद्देश्य से। संकलात्मक मूल्यांकन प्रथमत निष्पन्न प्रगति के श्रेणीकरण हेतु प्रयुक्त होता है। निष्कर्ष संदर्भित मूल्यांकन एक विद्यार्थी की तुलना पूर्व निर्धारित स्तर से करता है। मानक संदर्भित मूल्यांकन
एक विद्यार्थी की दूसरे विद्यार्थी से तुलना करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक है, शिक्षण के प्रगामी प्रगतिशील दृष्टिकोण का एक मूलभूत सिद्धांत है कि शिक्षा केवल आजीविका की तैयारी नहीं अपितु यह अपने आप में संपूर्ण जीवन होनी चाहिए। कथन दो, शिक्षा के पुनर्निर्माणवादी विचारधारा के अनुसार नई सामाजिक व्यवस्था निश्चित रूप से प्रजातांत्रिक होनी चाहिए। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन एक और दो दोनों सत्य हैं। ये विकल्प हमेशा समान रहते हैं। कथन एक और दो दोनों सत्य हैं। कथन एक सत्य, दो असत्य। कथन एक असत्य, कथन दो सत्य। तो ये एक आपका सही है, कथन एक और दो दोनों सत्य हैं। तो यहाँ पे आपका अभिकथन और तर्क वाला प्रश्न आपका आता है। अभिकथन है, शिक्षण शिक्षक एवं अधिगमकर्ता के मध्य समीक्षात्मक एवं रचनात्मक विनियोग को समावेशित करता है, अतः यह अनुदेशन एवं प्रशिक्षण से भिन्न है। कारण है, अनुदेशन एवं प्रशिक्षण दोनों ही संज्ञानात्मक आदान प्रदान के निम्न स्तर पर आयोजित होते हैं। तो आपको बताना है ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए और आर दोनों सही है, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। तो डी आपका सही है, ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। तो यहाँ आपके 15 प्रश्न होते हैं। अगले वीडियो में आपको 15 प्रश्न और कराऊंगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।